हेलो जी। आज के इस वीडियो में हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी अपैरल कंपनीज के बारे में। देख लेते हैं इनका क्वार्टर फोर फुल ईयर FY25 का रिजल्ट किस तरीके का रहा। हमारे पास आज चार कंपनियां बात करने के लिए। हमारे पास है वी मार्ट रिटेल, हमारे पास है ट्रेंड, हमारे पास है गो कलर और स्टाइल बाजार। इन चार कंपनियों के बारे में बात कर लेते हैं। अब देखो, अगर हम ये पूरे अपैरल स्पेस को अगर देखने जाए तो हमें पता चलेगा यार, इसमें दो मेन सेगमेंट्स हैं। एक तो हमारा सेगमेंट हो गया जो कंज्यूमर को ब्रांड दिखा के सस्ता प्रोडक्ट बेच रहा है, जैसे हमारा जूडियो हो गया। जूडियो आपको कोई बहुत महंगा 2-3 हजार 4 हजार रुपए का टिकट साइज का कोई प्रोडक्ट नहीं बेच रहा। उनका एवरेज बिल वैल्यू ज्यादा हो सकता है, बट पर यूनिट कॉस्टिंग कम है कि भाई वो आपको 100 रुपए की टी शर्ट बेच रहा है, 150, 200, 250 रुपए का टी शर्ट बेच रहा है। तो एक वो वाली कैटेगरी होगी, उसमें हमारा ऑपरेट कर रहा है वी मार्ट भी, उसी में ऑपरेट कर रहा है स्टाइल बाजार भी, उसी में ऑपरेट कर रहा है। आपका जो ट्रेंड है उसका भी एक बहुत बड़ा पोर्शन वहीं से आ रहा है। तो एक तो हो गया वो वाला सेगमेंट। उस वाले सेगमेंट में अच्छा ग्रोथ आ रहा है। हाँ, कुछ कुछ कंपनीज ने रिडक्शन इन पेस ऑफ ग्रोथ जरूर दिखाया, बट वो वाला एक ऐसा सेगमेंट है जो अपैरल वाले स्पेस में ग्रो कर रहा है, आगे बढ़ रहा है। वहीं जो हमारा गो कलर वाला कंपनी है, जो गो फैशन है, वो एक ऐसे स्पेस में ऑपरेट कर रहा है जहां पर टिकट वैल्यू थोड़ी ही ज्यादा है। भाई देखो, जूडियो में 1,000 रुपए का सामान बिका वर्सेस आपका गो फैशन में 1,000 रुपए का सामान बिका, उसमें फर्क है। गो फैशन में आपको पता चलेगा आपके हाथ में शायद दो ही प्रोडक्ट आया और शायद एक ही प्रोडक्ट आया। वहीं जूडियो में आप 1,000 रुपए में तीन चीजें ले आओगे, तो वहां पर बिल वैल्यू 1,000 रुपए का हो सकता है, बट जो पर यूनिट कॉस्टिंग है वो बहुत कम है। तो यहाँ पर ये एक बहुत बड़ा डिफरेंशिएशन आ रहा है, और इसी वजह से हमें देखने को मिल रहा है जो गो फैशन जैसी कंपनीज है ना, वो बहुत ज्यादा कुछ अच्छा कर नहीं पा रही हैं। आप देखो पैंटालून का रिजल्ट देखो, जो हमारा आदित्य बिरला फैशन है, वहां पर कुछ अच्छा काम नहीं हो रहा, वहां पर भी प्रॉब्लम से हमें आता हुआ देखने को मिल रहा है। अगर आप ऐसे कैंटाबिल जैसी कंपनियां उठा के देखोगे तो कैंटाबिल में तो कुछ ग्रोथ ही नहीं आ रहा, 2%, 3%, 4% का ये लोग ग्रोथ कर रहे हैं। तो उस वाले जो थोड़ा सा महंगा बेचने की कोशिश कर रहे हैं, वहां पर है प्रॉब्लम। वहां पर हमें ना तो सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ देखने को मिल रहा है, ना हमें ऐसा देखने को मिल रहा है कि आपके मार्जिन बढ़ रहा हो, ग्रॉस मार्जिन बढ़ रहा हो, कि आप महंगा ज्यादा वॉल्यूम में नहीं बेच पा रहे, बट आप महंगा बेच पा रहे हो। ना आप महंगा बेच पा रहे हो, ना आप ज्यादा वॉल्यूम में बेच पा रहे हो। जो एक्चुअल ग्रोथ आ रही है वो आ रही है हमारे अफोर्डेबल फैशन वाले स्पेस में, जो फास्ट फैशन वाला स्पेस है, कि आप 100 रुपए, 150 रुपए, 200 रुपए का टी शर्ट बेचो और वॉल्यूम में बेचो, कि लाख लोगों को मैंने बेच दिया, 10 लाख लोगों को मैंने टी शर्ट बेच दी। तो वहां पर फिर भी हमें ग्रोथ देखने को मिल रहा है। अब एक और चीज समझते हैं। अब देखो, यहां पर जरूरी नहीं है जरूरी नहीं है कि आपकी कंपनी को ग्रो करने के लिए, जैसे हमें अभी पता चला कि भाई जो हमारा अफोर्डेबल वाला सेगमेंट है उसमें अच्छा ग्रोथ आ रहा है, तो आपकी कंपनी को ग्रो करने के लिए जरूरी नहीं है कि ओवरऑल मार्केट में भी ग्रोथ आना चाहिए। कि अगर आप अपैरल वाला इंडस्ट्री देखोगे तो अपैरल वाला इंडस्ट्री पूरी कंट्री के परस्पेक्टिव में से कोई बहुत तगड़ा ग्रोथ नहीं ला रहा, वही 2%, 3%, 4% का ग्रोथ आ रहा है। बट वहीं ये जो अफोर्डेबल वाली कंपनियां हैं, ये 30%, 40%, 50% का भी ग्रोथ दिखा पा रही हैं, क्योंकि यहाँ पर शिफ्ट हो रहा है फ्रॉम अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट टू ऑर्गेनाइज्ड मार्केट। की पहले जो आप लोकल दुकानों में जाके सामान खरीदते थे, जो खुद बनाते थे, उनके ऊपर कोई ब्रांड नहीं होता था, एक लोकल सी कंपनी होती थी, वो बना के कपड़ा बेचती थी। वो कपड़ा भी आपको 200-250 रुपए का पड़ता था। उसकी बजाय अब आप जूडियो में जा रहे हो, एक मॉल में जा रहे हो, एक आपका ब्रांड वैल्यू बन रहा है जूडियो के नाम पे, और आप वही सेम टिकट साइज का कपड़ा वहां पर जाके खरीद रहे हो। तो दिस इज अ शिफ्ट फ्रॉम अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट टू ऑर्गेनाइज्ड मार्केट। तो ओवरऑल स्पेस चाहे 2-3-4% पे ग्रो करे, बट जो हमारा ऑर्गेनाइज्ड वाला सेगमेंट है वो बहुत ज्यादा पेस पे ग्रो कर सकता है, और जो चीज हमें यहाँ पर देखने को मिल भी रही है। अब चलिए एक एक कंपनी उठाते हैं, एक एक कंपनी उठा के सबका देख लेते हैं किस तरीके का ग्रोथ रहा। अगर हम शुरुआत करें वी मार्ट के साथ, तो हमें पता चलेगा ये कंपनी है करीबन करीबन 6,600 करोड़ मार्केट कैप के साथ की। अगर आप रेवेन्यू ग्रोथ देखोगे, 17% के आसपास का रेवेन्यू ग्रोथ आया, और पैट के ग्रोथ के बारे में हम बात करें तो 148% के आसपास का ग्रोथ आ गया। पहले ये लॉस मेकिंग एंटिटी था, अब यहाँ पर हमें इस बार प्रॉफिट आता हुआ देखने को मिला है। कुछ 19 करोड़ रुपए का इन्होंने प्रॉफिट पोस्ट किया। अब यहाँ पर समझो, यहाँ पर हुआ क्या है, ये कंपनी टर्न अराउंड हुआ है। अगर आप इनके पिछले 2 साल देखोगे ना, FY23 देखोगे, FY24 देखोगे, यहाँ पर ये दोनों साल में फुल ईयर बेसिस पे लॉस में गए। देखो, कंपनी एक क्वार्टर में लॉस में जाता है और फुल ईयर बेसिस लॉस में जाता है, दोनों अलग अलग चीजें हैं। जैसे अगर आप देखें स्टाइल बाजार का या वी मार्ट का आप देखोगे, या V2 रिटेल का, सॉरी V2 रिटेल का अगर आप देखोगे, तो उनका Q2 ऐसा क्वार्टर है जो लॉस में जाता है। और उसका एक रीजन है, क्योंकि उस टाइम पे बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं, फेवरेबल कंडीशंस नहीं होती इनके लिए, कि भाई उस टाइम पे आपका श्राद्ध का महीना आ जाता है, उस टाइम कोई फेस्टिवल नहीं होता, उस टाइम कोई वेडिंग सीजन नहीं होता, तो कोई कंज्यूमर के पास इंसेंटिव नहीं है वो जाके कपड़ा खरीदे। यहाँ पर कोई कंज्यूमर रईस आदमी तो है नहीं कि भाई आज मेरा मन कर रहा है इसलिए मैं जाके कपड़ा खरीद रहा हूँ। उसको एक ओकेजन चाहिए, उसको दिवाली चाहिए कि यार मैं दिवाली के दिन जाके कपड़ा खरीदूंगा, उसको ईद चाहिए कि मैं ईद के लिए कपड़ा खरीदूंगा, उसको एक फेस्टिवल चाहिए। तो वहां पर वो चीज बहुत इंपॉर्टेंट बन जाती है।
तो ये चीज हमें समझना पड़ेगा। तो आप फुल ईयर बेसिस पे लॉस में हो, इसका मतलब आप कुछ गड़बड़ कर रहे हो। वहीं अगर आपका एक क्वार्टर सीजनल फैक्टर्स की वजह से लॉस में जा रहा है, वो कोई एक बहुत बड़ा इशू नहीं है, अनलेस एंड अनटिल आप उसको सस्टेन कर पाते हो। मतलब अगर आप, जैसे अभी हम V2 रिटेल के बारे में बात करें, तो वो इबिटा पॉजिटिव हो गए इस बार इबिटा पॉजिटिव हो गया। अगले साल का उन्होंने गाइडेंस दे दिया कि भाई हम आपका जो पैट है, पैट में भी पॉजिटिव आ जाएंगे, हम लॉस नहीं दिखाएंगे आपको Q2 में अगले साल भी, दैट इज Q2 FY26 में हम लॉस नहीं दिखाएंगे। तो वो सही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं कि भाई आप स्केल के साथ उस चीज को एड्रेस कर लोगे। बट जो वी मार्ट के साथ प्रॉब्लम थी वो थोड़ी सी अलग थी, बट अब ये कंपनी ढंग का काम कर रहा है, पिछले 6-7 क्वार्टर से इनका काफी अच्छा रिजल्ट आ रहा है। अभी आप चाहे टॉप लाइन उतनी अच्छी तरीके से ना बढ़ रही हो इन कंपैरिजन टू अदर कॉम्पिटिटर्स, बट हाँ, ये कंपनी ने अपने आप को टर्न अराउंड जरूर किया। चलिए, अगर हम इनका रेवेन्यू सेगमेंटेशन देखें तो 84% तो इनके कोर वी मार्ट वाले बिजनेस में से आता है, जो वी मार्ट के ब्रांड के अंदर ही ये लोग सामान बेचते हैं। वहां पर हमें मिला 19% के आसपास का ग्रोथ। 15% आता है हमारा अनलिमिटेड से, जो भी इनका एक और ब्रांड है, वहां पर हमें 11% का ग्रोथ देखने को मिला। और फिर 1% का इनका रेवेन्यू आता है इनके लाइम रोड वाले बिजनेस से, जो कमीशन बेस्ड है। तो उसमें कोई डायरेक्ट इनका इंसेंटिव नहीं होता, वो कमीशन बेस्ड फी मॉडल है। तो वो तो अभी लॉस मेकिंग ही है, तो उसमें तो थोड़ी सी कहानी खराब ही चल रही है। बट हाँ, उसके लॉसेस धीरे धीरे कम हो रहे हैं। अगर आप देखोगे, कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट इन मार्जिन हमें लाइम रोड में देखने को मिल रहा है। और ये कंपनी कह रही है कि भाई हो सकता है कि हम FY26 में भी इसको पॉजिटिव ना कर पाए, बट हाँ, इसके आपको लगातार लॉसेस रिड्यूस होते हुए जरूर देखने को मिलेगी, इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। बट क्या वो पैट पॉजिटिव हो जाएगा, वो कंपनी कह रही है कि वो थोड़ा सा मुश्किल है, वो हमें FY27 में जाते हुए देखने को वो चीज हमें मिलेगी। चलिए, पर ठीक है, कोई बहुत ज्यादा उससे फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि ऑलमोस्ट 1% ऑफ द रेवेन्यू ही हमारा लाइम रोड वाले बिजनेस से आ रहा है। चलिए, अगर हम इसमें और थोड़ा सा देखने जाएं तो हमें पता चलेगा जो ओवरऑल कंपनी का सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ था वो 8% के आसपास का था। अब अगर हम देखने जाएं, 8% का नंबर और 12% या 17% के आसपास का रेवेन्यू ग्रोथ एक एक कंबाइंड एंटिटी की तरह अच्छा लगता है। अगर आप बाकी कंपनियों को देखोगे तो वहां पर हमें पता चलेगा 20%, 25%, 30% का सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ आ रहा है, बट दैट इज नॉट सस्टेनेबल। उनका भी गाइडेंस 7-8-9% के आसपास का ही है। बट यहां पर कहानी ये है कि आप इतना छोटा बेस होने के बावजूद भी आप उस सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ के नंबर को ऊपर नहीं ले जा पाए, तो एक वो प्रॉब्लमैटिक है। बुरा नंबर नहीं है, बट हाँ, इस लेवल से आप इसको ऊपर लेके जा सकते हो। और सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ बेसिकली होता क्या है कि जो आपके एग्जिस्टिंग स्टोर्स हैं उसमें कितनी ग्रोथ आ रही है। कि भाई अगर आपने पहले 100 स्टोर खोल रखे हैं और 100 स्टोर से आप ₹1,00,000 का सेल कर रहे हो, तो अगले साल उन्हीं 100 स्टोर से अगर आप ₹1,50,000 का सेल करोगे, तो दैट इज 50% इंक्रीमेंट उन्हीं स्टोर से, उन्हीं स्पेसिफिक स्टोर से। तो मतलब अगर आप एक भी नया स्टोर नहीं खोलते तो भी आपका एडिशनल 50% का ग्रोथ आ जाता है। तो दैट इज सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ। अब हम आइडियली एक अपैरल कंपनी में क्या चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि भाई थोड़ा सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ आए, थोड़ा एक्सपेंशन आए, कुल मिला के एक बड़ा नंबर हमें रेवेन्यू में, एक प्रॉफिट में देखने को मिल जाए। अब ये होता कैसे है कि सपोज अगर आपका 20% का सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ है, 20% का आपका एक्सपेंशन इन स्टोर काउंट है कि 100 स्टोर का 120 स्टोर कर दिया। पहले 100 स्टोर ₹1,00,000 महीने का सेल कर रहे थे, अब ₹1,20,000 महीने का सेल कर रहे हैं। तो दोनों में अगर 20% का इंक्रीमेंट मिल गया तो आपकी कंपनी 35-40% के आसपास अपना रेवेन्यू बढ़ा लेगी, और उसको थोड़ा सा ऑपरेटिंग लेवरेज मिल गया तो आपको पता चलेगा आपका पैट या ईपीएस हम कह लें, अगर वो डाइल्यूशन नहीं करता है, तो 60-70% से आराम से बढ़ गया। तो आपको एक बहुत बढ़िया कंपनी हाथ में मिल गया। तो ये जो ग्रोथ है, दैट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ एंड स्टोर एक्सपेंशन। इस चीज के बारे में हमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। चलिए, अगर हम इनकी एवरेज सेलिंग प्राइस के बारे में बात करें तो वो थोड़ा सा नीचे गिर गया। अब एवरेज सेलिंग प्राइस वही है कि भाई आपका एक कपड़ा ₹100 का है, अब वो ₹98 का ही रह गया। तो और पहले ही आप सस्ते वाले सेगमेंट में काम कर रहे हो और उसमें भी आपका एवरेज सेलिंग प्राइस और ज्यादा नीचे जा रहा है, तो इसके ऊपर भी एक थोड़ा सा कंसर्न हमें देखने को मिला। चलिए, अगर हम फुटफॉल के बारे में बात करें तो फुटफॉल 33%, आप कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर सब सही है। अगर हम इनके स्टोर काउंट के बारे में बात करें तो इन्होंने 53 नए स्टोर्स खोले और अब टोटल स्टोर काउंट इनका लगभग 500 स्टोर का पहुंच गया है, जो 31 मार्च 2025 दैट इज ईयर एंडिंग FY25 तक 497 स्टोर्स थे। और जब कंपनी ने एक महीने बाद रिजल्ट पोस्ट किया तो कंपनी ने कह दिया हमने इसी बीच एक महीने में 6 नए स्टोर खोल दिए, तो अब हमारा स्टोर काउंट 500 को क्रॉस कर गया। तो ठीक है, ठीक ठाक स्टोर एक्सपेंशन रेट भी है, वहां पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए, अब अगर हम देखें इनके ये जो प्रॉफिटेबिलिटी की कहानी बनी कि भाई आप पहले एक लॉस मेकिंग एंटिटी थे, इस बार आपने ₹19 करोड़ का प्रॉफिट दिखा दिया, ये कैसे हो गया।
तो ये हुआ इनके अदर एक्सपेंसेस के कारण कि भाई जो हमने घाटा कर रहे थे या लाइम रोड वाले बिजनेस में जो हम लॉस कर रहे थे उसके हमने एक्सपेंसेस कट किए, उसमें हमने ज्यादा इन्वेस्ट करना बंद किया। इसकी वजह से जो हमारा अदर एक्सपेंसेस वाला सेगमेंट था वहां पर हमें इंप्रूवमेंट देखने को मिला, इसीलिए हमारा इबिटा मार्जिन भी बढ़ा, हमारा पैट मार्जिन भी बढ़ा। वही चीज हमें यहाँ पर होता हुआ देखने को मिला है कि भाई आपका जो रेवेन्यू था वो 17% पे बढ़ गया, बट जो आपके एक्सपेंसेस थे दैट वेंट डाउन बाय 17%। तो आपको दोनों तरफ से एक्सपेंशन देखने को मिला, तो एक यहाँ पर अच्छी चीज देखने को मिल रही है। अगर कंपनी के जोग्राफिकल प्रेजेंस के बारे में बात करें तो कंपनी का जोग्राफिकल प्रेजेंस ऑल ओवर इंडिया है। 23 स्टेट्स में आपका प्रेजेंस है। आपने थोड़े बहुत सेवन सिस्टर्स वाले स्टेट छोड़ दिया, आपने शायद जम्मू कश्मीर छोड़ दिया, उसके अलावा आप मोर और लेस हर जगह पर प्रेजेंस है। अब आप कर क्या रहे हो, अब आप अपना पेनिट्रेशन बढ़ा रहे हो कि भाई पहले आप एक शहर में 10 किलोमीटर के विसिनिटी में एक स्टोर था, तो अब आप 10 किलोमीटर के विसिनिटी में 3 स्टोर खोलने वाले हो। तो वहां पर आपका फुटफॉल बढ़ेगा, आपकी नई स्टोर ओपनिंग बढ़ेगी, वहां से आपको ग्रोथ आता हुआ देखने को मिलेगा। अगर हम इनके अगले साल के गाइडेंस के बारे में बात करें तो कंपनी ने अपने कौन कौन में बताया कि भाई हम 12-13% के आसपास का ग्रोथ अज्यूम कर रहे हैं और 20% के आसपास का स्टोर काउंट एक्सपेंशन अज्यूम कर रहे हैं। तो ये लोग कह रहे हैं कि अगले साल हम 100 नए स्टोर खोल देंगे। टॉप लाइन हमारा फिर भी वही 12-13% के आसपास का रहेगा। और अगर हम रिपीट कस्टमर्स के बारे में बात करेंगे तो वो हमारे लगभग 20% के आसपास होने वाले हैं। तो ये हो गई कहानी। तो अगर आप देखने जाओगे ये नंबर्स ओके हैं, वो बहुत बढ़िया नंबर नहीं है कि 20% आपके रिपीट कस्टमर आ रहे हैं, आप 12-15% के आसपास का स्टोर एक्सपेंशन कर रहे हो, तो आप 500 के 550 स्टोर करने की बात कर रहे हो बेसिकली। तो 500-550 स्टोर का अगर आप सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ ऑफ 8% भी लेके चलो कि 8% पे आप उसको मेंटेन कर पाओगे, तो 18% का रेवेन्यू इस इंडस्ट्री में जहां पर अफोर्डेबल वाले सेगमेंट में कंपनियां 40-50% का भी ग्रोथ दिखा रही हैं, आप थोड़ा सा उनसे पीछे जरूर चल रहे हो, बट हाँ आप अपने हिस्टोरिक परफॉर्मेंस से आगे बढ़ रहे हो। ये चीज हमें समझना पड़ेगा। चलिए अब आ जाते हैं हमारी दूसरी कंपनी के ऊपर। दूसरी कंपनी का नाम है हमारा ट्रेंट लिमिटेड। अगर आप इनके मार्केट कैप के बारे में बात करें तो ये देश का सबसे बड़ा अपैरल वाला कंपनी है। 2 लाख करोड़ रुपए के आसपास का इनका मार्केट कैप है। और अगर इनके रेवेन्यू ग्रोथ के बारे में बात करें तो 28% के आसपास का इनका रेवेन्यू ग्रोथ रहा। अब देखो ये भी कोई बहुत बढ़िया नंबर नहीं है, क्योंकि पहले ये कंपनी लगभग 50% का रेवेन्यू ग्रोथ, उसके ऊपर ऑपरेटिंग लेवरेज, तो 60-70% के आसपास का पैट में ग्रोथ लेके आता था। तो आपका ऑपरेटिंग लेवरेज तो शायद इस बार भी आया है, हाँ पीबीटी ग्रू बाय 40%, तो ऑपरेटिंग लेवरेज तो आपको मिल गया, बट आपका जो पेस ऑफ ग्रोथ था वो नीचे आ गया। आप 50% के बजाय अब 28% के आसपास ही बढ़ रहे हो। और कभी भी किसी भी कंपनी के लिए रिडक्शन इन पेस ऑफ ग्रोथ अच्छी चीज नहीं होती। और देखो उसका सिंपल सा रीजन है कि आपको आपकी ग्रोथ के लिए एक प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल मिलता है, एक पी रेशो मिलता है। कि अगर आप देखोगे जब ये कंपनी 50-60% के आसपास का ग्रोथ कर रही थी, ये एक पॉइंट ऑफ टाइम पे 200 के पी पे भी पहुंच गई थी। अगर ये उसको सस्टेन रखता तो काम चलता रहता, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। बट जैसे ही वो चीज नहीं हुई कि भाई आपका वो 50-60% का ग्रोथ वो 30-35% के रेंज में आ गया, आपको पता चला आपका पी भी गिर गया। आपका पी जो 200 का था वो 200 का गिर के 120 का ही रह गया। तो रिडक्शन इन पी हो जाता है। तो और उसका रीजन भी यही है क्योंकि आपका जो सेल्स में ग्रोथ है, जो आपका रेवेन्यू में ग्रोथ है, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। चलिए ये चीज भी हमने समझ लिया। तो देखो स्लोइंग पेस ऑफ ग्रोथ किसी भी कंपनी के लिए उतना ही बुरा मेट्रिक है, मतलब अच्छी चीज तो नहीं हो रही यहाँ पर। चलिए अगर हम बात करें इनके इनके सेगमेंट्स के बारे में तो आप इनको 3 मेन सेगमेंट्स में डिवाइड कर सकते हो। एक तो इनका थोड़ा महंगा वाला सेगमेंट है, दैट इज वेस्ट साइड। वेस्ट साइड के बारे में बात करें तो इसमें हमें 6.9% के आसपास का ग्रोथ देखने को मिला इन टर्म्स ऑफ स्टोर काउंट। आपके अगर वेस्ट साइड में और देखोगे तो वो थोड़ी सी एक प्रीमियम रेंज है। और ओवरऑल अगर आप कंपनी का ग्रोथ देखने जाओगे तो वो ग्रोथ फैक्टर वाला सेगमेंट नहीं है। जो एक्चुअल ग्रोथ आ रहा है वो हमारे जूडियो वाले सेगमेंट में से आ रहा है। अगर आप जूडियो को देखोगे तो जूडियो में हमें देखने को मिलेगा 40% स्टोर एक्सपेंशन, और ये नंबर भी कोई कुछ खास नहीं है। अब आप पहले के सालों से कंपेयर करोगे तो आपको पता चलेगा कि जूडियो का स्टोर एक्सपेंशन का रेट भी नीचे आ गया। कि पहले जूडियो अपने स्टोर एक्सपैंड कर रहा था 55-60% के आसपास से, अब इसने इस बार किए सिर्फ 40% के आसपास से। तो आपको कंपनी सीधे सीधे बता रही है कि यार शायद हम जो हमारा हाई ग्रोथ वाला पीरियड था ना उससे हम आगे बढ़ गए हैं, हम उस रेट पे अब वापस कभी पहुंच नहीं पाएंगे। क्योंकि देखो आपका जब बेस छोटा होता है तो अब आप ज्यादा रेट पे ग्रो कर सकते हो। आप 1 रुपए को 2 रुपए बनाना इज इजियर देन कन्वर्टिंग 100 रुपीज टू 200 रुपीज। तो बेस का एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। तो जब आपका जूडियो का बेस छोटा था तब आपने उसको बहुत तेजी से बढ़ा लिया,
बट जैसे अब उसका बेस बड़ा होता जा रहा है, आपको एक तो नई जगह ढूंढने में प्रॉब्लम आ रही है कि भाई अगर आपने एक सिटी में 10 जगह जूडियो खोल दिया तो अब आप 11वीं 12वीं 13वीं जगह कहाँ खोलोगे? वहां पर भी तो आपके पास एक 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 लिमिट है ना कि आप कितना एक्सपैंड कर सकते हो। तो शायद अब आप उस अपर लिमिट पे पहुंच रहे हो कि अब आप उस पेस ऑफ ग्रोथ को, जो हिस्टोरिकल पेस ऑफ ग्रोथ है 50-55% का, वहां पर तो नहीं पहुंच पाओगे। बट अब हमें ये देखना है, क्या आप फास्टेस्ट ग्रोइंग प्लेयर इन द इंडस्ट्री हो या नहीं। ठीक है, आपका पेस ऑफ ग्रोथ नीचे आ गया, बुरी चीज हो गई, बट क्या पूरी इंडस्ट्री का भी नीचे आया है क्या? अगर पूरी इंडस्ट्री का नीचे आया है और यू आर स्टिल द फास्टेस्ट ग्रोइंग प्लेयर इन द इंडस्ट्री, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, फिर आप चीजें चला लोगे। बट अभी भी आपसे ज्यादा पेस पे बढ़ने वाली अगर कोई कंपनी हुई तो फिर ये प्रॉब्लमेटिक चीज हमें देखने को मिलेगी। अगर हम इनके स्टोर काउंट के बारे में बात करें जूडियो के, तो 765 स्टोर्स हैं और इनका एक और जॉइंट वेंचर था स्टार के नाम से। और वो क्या करता था, वो आपका ये एफएमसीजी प्रोडक्ट्स बेचने का काम करता था, ये दाल चावल बेचने का काम करता था, सेम काम जो डीमार्ट करता है। तो उनका भी बिजनेस मॉडल कुछ इसी तरीके का था कि भाई कस्टमर को सस्ता माल देख के अंदर बुलाओ, सस्ती ग्रोसरी बेचो, और ग्रोसरी के साथ साथ हमारी कमाई कहाँ होगी, स्टार की कमाई कहाँ होगी, जब वो अपैरल वाला सेगमेंट में कंज्यूमर शॉपिंग करेगा। कि भाई वो आया था दाल चावल लेने, उसके साथ वो 2 पैंट शर्ट भी ले गया, वो कुछ क्रॉकरी सेट भी ले गया, वो एक कोई कोई रैंडम सामान भी ले गया कि भाई चद्दर भी ले गया आपकी, और कोई सामान भी ले गया। तो वो इनका एक ऐसा मॉडल था कि आप सस्ता सामान देख कंज्यूमर को अंदर बुलाओ और एक 10 एडिशनल चीजें उसको बेच दो। तो ये भी उसी मॉडल पे ऑपरेट करते हैं। अगर हम इनके बारे में देखें तो यहाँ पर 17% के आसपास का स्टोर एक्सपेंशन रेट है और इनके टोटल स्टोर्स पहुंच गए 850 के पार, 857 स्टोर्स इनके वहां पर हो गए। चलिए, अब इनमें एक अच्छी चीज हमें क्या देखने को मिल रही है कि जो इनका ओन ब्रांड शेयर है, ओन ब्रांड शेयर का मतलब क्या हुआ, जो स्टार का खुद का ब्रांड है जिसपे इनके सबसे ज्यादा मार्जिन बनता है, सबसे ज्यादा इनकी प्रॉफिटेबिलिटी होती है, उसका शेयर बढ़ रहा है। वो अब 72% पे आ गया है, जो पहले करीबन करीबन 65% के आसपास था। तो जितना ज्यादा आप खुद की कंपनी का माल बेचोगे उतना ज्यादा आप प्रॉफिट बना पाओगे। तो ये थी ट्रेंड की कहानी। अब ट्रेंड में बात वही है कि जैसे आपका पेस ऑफ ग्रोथ नीचे आ जाता है ना, आपकी मोरलेस सारी चीजें खराब हो जाती है। मार्केट आपको कभी उस वैल्यू पे उस वैल्यूएशन देगा नहीं, आपको कभी 200 का पी मिलेगा नहीं। अब आपने एक एक्सपेक्टेशन सेट कर दी थी कि यार हम 60-70% के आसपास पे बढ़ने वाली कंपनी है। अब पहले तो उस एक्सेप्टेंस फेज में बहुत टाइम लगेगा कि भाई अब ये कंपनी सिर्फ 25-30% पे ही बढ़ पाएगी। अब देखो, एक और चीज समझते हैं, यहाँ पर कंपनी ने कभी भी क्लेम नहीं किया था कि हम 50-60% पे बढ़ेंगे। कंपनी हमेशा अपना गाइडेंस 25%, 30%, 25%, 30% के आसपास के रखती हुई आई है। बट कंपनी ने दिखाया था कि वो 50-60% के आसपास का ग्रोथ कर सकते हैं। तो आपने एक बार दिखा दिया कि मेरा रेट ऑफ ग्रोथ है 60%, सो यू कांट रिवाइज इट बैक टू 28%, 30%, क्योंकि आपको उसके हिसाब से एक वैल्यूएशन मिल चुका है, आपको उसके हिसाब से एक प्रीमियम मिल चुका है। तो वो आपका प्रीमियम गायब हो जाएगा और आपके शेयर की बाट बच जाएगी, और जो चीज हमें करंट में होते हुए देखने को मिल भी रही है। अब हमें देखना है क्या ये फास्टेस्ट ग्रोइंग प्लेयर इन द इंडस्ट्री बचे हैं या नहीं बचे। चलिए, अब आ जाते हैं हमारी तीसरी कंपनी की तरफ, सेम सेगमेंट में स्टाइल बाजार। इनके मार्केट कैप के बारे में बात करें तो ये सबसे छोटा कंपनी है, 2000 करोड़ रुपए के आसपास का इनका मार्केट कैप है। अगर आप रेवेन्यू ग्रोथ देखने जाओगे 55% के आसपास का रेवेन्यू ग्रोथ है, और यहीं से कहानी खराब हो गई। देखो, ट्रेंड का ग्रोथ 28%, तो मतलब फास्टेस्ट ग्रोइंग प्लेयर तो वो नहीं रहा। तो अब आप सोचो कि ट्रेंड वो प्रीमियम वैल्यूएशन एंजॉय करेगा क्यों? क्योंकि उसके रीजंस थे कि आप फास्टेस्ट ग्रोइंग प्लेयर थे, आप बहुत तगड़े बेस पे बढ़ रहे थे, कि आपका बेस भी बड़ा था, ग्रोथ भी बड़ा था। तो अब आपके हाथ में दोनों ही चीजें नहीं रही, आपका बेस बड़ा हो गया, ग्रोथ गायब हो गई, फास्टेस्ट ग्रोइंग प्लेयर इन द इंडस्ट्री भी नहीं रहे। अब आप लार्जेस्ट प्लेयर इन द इंडस्ट्री बन के रह गए, और लार्जेस्ट प्लेयर के नाम पे आपको कभी भी वैल्यूएशन एक्सपेंशन नहीं मिलता, एक प्रीमियम वैल्यूएशन नहीं मिलता। अगर हम यहाँ पर अगर स्टाइल बाजार पे वापस आ जाएं तो इनके ग्रॉस प्रॉफिट के बारे में बात करें तो 59% का इंक्रीज हमें यहाँ पर देखने को मिला। तो मतलब यहाँ पर भी हमें ऑपरेटिंग लेवरेज तो मिल ही रहा है। अगर आप देखोगे तो ये अभी भी एक लॉस मेकिंग एंटिटी रहा इस क्वार्टर में भी, Q4 FY25 में भी इन्होंने घाटा ही किया, करीबन 8 करोड़ रुपए के आसपास का इन्होंने घाटा किया। बट हाँ, लॉसेस कम हो रहे हैं, तो आप सही दिशा में बढ़ रहे हो। देखो, कभी भी बिजनेस डे वन पे तो प्रॉफिटेबल हो ही नहीं सकता कि भाई अगर आप किराने की दुकान भी खोलोगे तो आप पहले उसमें किराया दोगे, आप एक स्टाफ हायर करोगे, आपको कोई एसेट्स हायर करने पड़ेंगे, आपको दुकान के इंटीरियर में खर्चा करना पड़ेगा, तो वो सारे फैक्टर्स होंगे। तो पहले दिन तो आपकी जेब में से सारा पैसा निकल ही रहा है, आपने 1 रुपए का सेल भी नहीं किया, बट आपने शायद 10 लाख रुपए का खर्चा कर दिया। तो डे वन पे तो कोई भी कंपनी प्रॉफिटेबल नहीं होती।
तो यहाँ पर जैसे जैसे आप स्केल करते जाओगे वैसे वैसे आपकी प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव होती जाएगी। तो सेम केस विद स्टाइल बाजार, छोटा सा कंपनी है, स्केल कर रहा है, स्केल करते करते सारी चीजें ठीक हो जाएंगी, बट एटलीस्ट सारी चीजें सही ट्रेंड में चलनी चाहिए। और हाँ, यहाँ पर हमें वो चीज होती हुई देखने को मिल रही है कि आप चीजें सही करने की दिशा में तो चल रहे हो, आपके कोई मतलब आप पिन पॉइंट करके ये नहीं बोल सकते कि यार ये इस कंपनी ने ये चीज डिलीवर नहीं करी, ये चीज इनके प्रॉफिटेबिलिटी होने में हिंड्रेंस क्रिएट करेगा कि यहाँ पर प्रॉब्लम आ सकती है, वो चीज नहीं। अगर आप इनके सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ के बारे में बात करोगे तो 20% का सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ आया, वही चीज हमें वी मार्ट में 8% का देखने को मिली थी। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा जंप है। अगर आप फुल ईयर बेसिस पे देखोगे तो 13% का, स्टिल एन इंप्रूवमेंट ओवर वी मार्ट। चलिए, अगर हम इनके बारे में बात करें तो इन्होंने 15 नए स्टोर्स ऐड करे इस क्वार्टर में, और टोटल इनका स्टोर काउंट पहुंच गया लगभग 214 स्टोर्स का। पर ये एक ऐसा कंपनी है जिसका पैन इंडिया प्रेजेंस ही नहीं है। ये वेस्ट बंगाल से चालू हुए थे और अभी उन्हीं स्टेट्स के आसपास ही घूम रहे हैं कि भाई हमने मेजर हमारा जो पेनिट्रेशन है वो वेस्ट बंगाल में, उड़ीसा में है आपका, इन्होंने अभी बिहार और यूपी में एंटर किया है, आप हम थोड़े सिक्किम और असम वाले स्टेट्स में घुस गए हैं, तो उन्हीं 4-5-6 स्टेट्स में इनका प्रेजेंस है। अब देखो, ऑन द अदर हैंड ट्रेंड के साथ क्या प्रॉब्लम है कि पैन इंडिया फैल चुका है। पूरे इंडिया में अगर 28 स्टेट्स हैं तो 28 के 28 स्टेट्स में जूडियो की दुकान है। अब आप नया कहां खोलोगे, अब आप अपना डीपर पेनिट्रेशन कहां बिठाओगे? जिस स्केल में आप आज से 2 साल पहले बढ़ सकते थे उस स्केल में आप नहीं बढ़ सकते। वही अपॉर्चुनिटी स्टाइल बाजार के पास अभी भी है कि आज वो 5-6 स्टेट्स में है जिसमें 2 में उसका चलो डीप पेनिट्रेशन है, तो उसके पास अभी भी 20 ऐसे स्टेट्स पड़े हैं जहां पर वो फ्रेश एंट्री मार सकता है। उसके पास अभी भी 6 ऐसे स्टेट्स हैं जहां पर बस उसने नाम के लिए दुकानें खोली हैं, 2 4 5 10 15 दुकानें खोली हैं, अभी भी उसमें वो बहुत एक्सपांड कर सकता है। तो रूम फॉर एक्सपेंशन इज मच बिगर फॉर स्मॉलर कंपनी लाइक स्टाइल बाजार। अब ये उसको कितना कर पाते हैं वो एक क्वेश्चनेबल बात है कि क्या ये इतना लंबा ग्रोथ सस्टेन कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, कहीं बीच में लुढ़क तो नहीं जाएंगे, कहीं बीच में कुछ उल्टा सीधा काम तो नहीं कर देंगे, वो चीज तो हमें ट्रैक करनी पड़ेगी। बट ग्रोथ अपॉर्चुनिटी में स्टाइल बाजार के पास एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि पूरा का पूरा हिंदुस्तान का मार्केट ही इनके लिए अभी तक खुला ही पड़ा। चलिए, अगर हम इनके प्राइवेट लेबल शेयर के बारे में बात करें तो इनका प्राइवेट लेबल का शेयर भी बढ़ा, जो चीज हमें देखने को मिली थी जैसे हमने कंसिडर किया था स्टार के केस में, जो एक ट्रेंड का जॉइंट वेंचर था कि भाई जितना खुद का प्रोडक्ट बेचेंगे उतना ज्यादा मार्जिन बनेगा। यहाँ पर भी सेम है कि जितना आप प्राइवेट लेबल का प्रोडक्ट बेचोगे उतना ज्यादा मार्जिन बनेगा। तो पहले पिछले साल Q4 FY24 में वो परसेंटेज था 42 के आसपास का, जो अब बढ़ के 47 के आसपास का पहुंच गया। चलिए, अगर इनके टोटल नंबर ऑफ बिल्स के बारे में बात करें तो दैट वर अप 58% ओवर YoY लेवल, और सेल्स पर स्क्वायर फीट वाला नंबर भी 19% के आसपास से ऊपर गया। चलिए, ये चीज पे हो गया। अगर हम कंपनी के प्रेजेंस के बारे में बात करें तो वो हमने समझ लिया कि भाई ईस्टर्न पार्ट में इनका ज्यादा प्रेजेंस है और सबसे ज्यादा प्रेजेंस इनका वेस्ट बंगाल में। अगर हम रिपीट परचेज के बारे में बात करें तो इनका ये नंबर 71% के आसपास का है। वहीं वी मार्ट में वो नंबर 20% का था कि भाई जो कस्टमर उनके पास आ रहा है वो वापस कितनी बार आ रहा है, कि एक बार खरीदी करके गया तो वापस कितनी बार आया। वी मार्ट के लिए दैट इज 20%, वहीं स्टाइल बाजार के लिए दैट इज 71%। तो यहाँ पर कस्टमर रिटेंशन बहुत ज्यादा है। तो या तो ये ऐसी ज्योग्राफी में काम कर रहे हैं जहां पर कस्टमर इन्हीं के पास वापस ज्यादा आ रहा है, या फिर आप ये कह सकते हो ये कंपनी ऑपरेट इस तरीके से करती है, इनका ब्रांड वैल्यू ज्यादा है या इनका प्रोडक्ट ऑफरिंग ज्यादा बेहतर है कि लोग बात दूसरे लोगों को छोड़ के इनके पास वापस ज्यादा आ रहे हैं, कि अगर इनका कोई कस्टमर बन रहा है तो वो इनके लिए लॉयल रहेगा ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम देन द लाइक्स ऑफ वी मार्ट एंड आपका ट्रेंड। चलिए, ये चीज भी हमने समझ ली। अगर हम इनके 26 के FY26 के गाइडेंस के बारे में बात करें तो कंपनी ने कहा कि हम 30 to 40 नए स्टोर्स खोलेंगे और हमारा रेवेन्यू ग्रोथ गाइडेंस विल बी 25% विद द सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ ऑफ 7 to 10%। चलिए, आप इसको थोड़ा सा डिकोड करने की कोशिश करते हैं। अगर आपने 40 नए स्टोर खोले तो आप मोटा मोटी कह रहे हो कि आपका स्टोर एक्सपेंशन वुड बी 20%, 20% से आप अपने स्टोर को एक्सपांड करोगे। वी मार्ट के केस में वो नंबर था 12-13%। तो यहाँ पर आप वी मार्ट से ज्यादा पेस पे ग्रो कर रहे हो, ये आपको साफ साफ देखने को ही मिल रहा है। जो हमारा जूडियो था, जूडियो 40% पे अपने स्टोर्स को एक्सपांड कर रहा है, बट जूडियो इज नॉट द होल ट्रेंड। ट्रेंड में जो हमारा स्टार है वो भी आता है जो सिर्फ 16% से एक्सपांड कर रहा है। वेस्ट साइड भी आता है जो शायद कितने परसेंट से एक्सपांड कर रहा है। वेस्ट साइड भी कुछ कम नंबर है। तो ओवरऑल लेवल पे आपको पता चलेगा कि जो ट्रेंड है वो उस पेस पे नहीं बढ़ पा रहा, उस पेस पे उनका स्टोर एक्सपेंशन नहीं हो पा रहा जिस पेस पे यहाँ पर स्टाइल बाजार करने की कोशिश कर रहा है। चलिए, उसके बाद अगर हम बात करें सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ के बारे में
तो ये जितना जितना अभी तक हम अपैरल कंपनीज में देखते हुए आ रहे हैं कि गाइडेंस बहुत कंजर्वेटिव देते हैं, बट ये जो ऑर्गेनाइज टू अनऑर्गेनाइज या अनऑर्गेनाइज टू ऑर्गेनाइज वाला ट्रेंड है, ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसलिए ये सारे नंबर ये लोग आराम से बीट कर जाते हैं। अब आप देखो, एक कंपनी जो 55% के आसपास का जो रेवेन्यू में ग्रोथ करता है और गाइडेंस देता है सिर्फ 25% का। कोई भी आपको अपैरल स्पेस में ऐसा कंपनी नहीं देखने को मिलेगा जो 50% 60% का गाइडेंस देता हो। आप V2 रिटेल का भी नंबर नहीं आया, V2 रिटेल का भी बहुत तगड़ा ग्रोथ है, वो भी 50 60 70% के आसपास अपने रेवेन्यू ग्रो करते हैं, बट 60 70% के रेवेन्यू ग्रोथ के बावजूद भी वो गाइडेंस 30% 35% का देते हैं। तो कंजर्वेटिव गाइडेंस देते हैं, ओवर डिलीवर करते हैं। ये चीज इनकी ये इनकी कहानी थी। चलिए, ये हो गई हमारे स्टाइल बाजार के बारे में बात। अब आ जाते हैं थोड़े से अलग सेगमेंट की कंपनी की तरफ। ये कंपनी का नाम है गो फैशन। इनके मार्केट कैप के बारे में बात करें तो ये है 4700 करोड़ रुपए के आसपास का। अब देखो, इसमें और जो हमने पहले 3 कंपनी पढ़ी उसमें फर्क क्या है कि ये लोग सिर्फ वुमेन वेयर बेचते हैं, और वुमेन वेयर में भी सिर्फ बॉटम वेयर का इनका बहुत ज्यादा काम है। उसमें अब इनका क्या है कि ये थोड़ा प्रीमियम प्रोडक्ट बेचने की कोशिश करते हैं। जैसे हमने वीडियो की स्टार्टिंग में बात किया था कि योर एवरेज बिल वैल्यू कैन बी 1000 रुपीज, बट पर यूनिट प्राइस कैन बी मच डिफरेंट। कि 1000 रुपए में आप जूडियो में 4 कपड़े लेके आओगे, वहीं आप गो फैशन में शायद एक ही कपड़ा लेके आओगे, तो वो एक डिफरेंस है। तो ये थोड़े से प्रीमियम कस्टमर, मिडिल क्लास को केटर करने की कोशिश करते हैं, अफोर्डेबल फैशन की कैटेगरी में नहीं आते, इसीलिए इनकी सेल्स में आपको उतना मतलब बढ़िया ग्रोथ देखने को मिलेगा नहीं। यहाँ पर तो बिल्कुल ही बैंड बजा पड़ा है। अगर आप रेवेन्यू ग्रोथ के बारे में बात करो, 13% के आसपास का हमें रेवेन्यू में ग्रोथ देखने को मिला। पैट ग्रोथ वाज अप 52% ओवर अ YoY लेवल, तो थोड़ा बहुत ऑपरेटिंग लेवरेज मिला, बट ऑपरेटिंग लेवरेज एट अ कॉस्ट ऑफ लेट्स से reduced expansion rate, cutting corners is not a great thing to have। तो अगर आप स्केल करके ऑपरेटिंग लेवरेज लेके आ रहे हो, बहुत बढ़िया बात है, बट आप कॉस्ट कट करके ऑपरेटिंग लेवरेज लेके आ रहे हो, सस्टेनेबल नहीं है। आप कितनी कॉस्ट कट कर लोगे कि भाई अगर आप एक कपड़े वाली कंपनी हो तो आप शायद 10% सस्ता वाला मटेरियल इस्तेमाल कर लोगे। अच्छा, उसके बाद क्या, आपने एक साल तो आपने सस्ता मटेरियल यूज करके ग्रोथ दिखा दिया, अगले साल क्या करोगे? आपने एम्प्लॉय के ऊपर बर्डन ज्यादा डाल दिया कि भाई पहले मेरे पास 1000 एम्प्लॉय थे, अब मैं 800 एम्प्लॉय से 1000 एम्प्लॉय का काम करा रहा हूँ। उसके अगले साल क्या? तो कॉस्ट कट करने से अगर आपका ऑपरेटिंग लेवरेज आ रहा है तो कोई बहुत बेहतरीन चीज नहीं है, जो चीज हमें यहाँ पर देखने को भी मिली है। यहाँ पर कोई आपने अपनी कलाकारी से या आपने अपने मार्जिन मतलब आपने अपनी ब्रांड वैल्यू के दम पे ऑपरेटिंग लेवरेज नहीं लेके आए हो, कॉस्ट कटिंग के बेसिस पे ऑपरेटिंग लेवरेज लेके आए हो, जो कोई खास नंबर है नहीं। अगर हम इनके सेल्स मिक्स के बारे में बात करें तो 69% ऑफ द सेल्स कम फ्रॉम EBO, एक्सक्लूसिव ब्रांड आउटलेट्स, की भाई गो फैशन की दुकान है, सिर्फ उसी का प्रोडक्ट बिकता है और कुछ है ही नहीं। 25% आर फ्रॉम LFS, दैट इज लार्ज फॉर्म फैक्टर स्टोर्स, और रिमेनिंग 6% आता है MBO से, जो हमारे मल्टी ब्रांड आउटलेट्स हो गए कि भाई गो फैशन के अलावा और 4 कंपनी का भी वहां पर प्रोडक्ट देखने को मिल रहा है, वहीं पर बिक रहा है। चलिए, ये चीज भी हमने समझ ली। अगर हम इनके सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ के बारे में बात करें, 2% का सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ है। ये बहुत बेकार नंबर है। अगर आप एक अपैरल कंपनी हो तो एटलीस्ट आपको 10% का सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ लेके आना चाहिए। दैट इज द मिनिमम दैट यू शुड एम फॉर। उससे कम में आज के दिन काम चलेगा ही नहीं, क्योंकि देखो, जो अपैरल इंडस्ट्री है ना, वो बहुत ज्यादा कॉम्पिटेटिव है। 50 ब्रांड्स हैं, जो कंज्यूमर है उसके पास ऑप्शन ही ऑप्शन है। तो आपको अपना पहले तो ब्रांड वैल्यू बिल्ड करना है, आपको ब्रांड के नाम पे प्रोडक्ट बिकना चाहिए। उसके बाद आपका रिपीट कस्टमर भी बहुत ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि जितना ज्यादा आपका रिपीट कस्टमर होगा उतनी ब्रांड लॉयल्टी बढ़ेगी, उतनी ब्रांड वैल्यू बढ़ेगी, उतना ज्यादा आपके मार्जिन बढ़ेंगे। तो यहाँ पर हमें वो चीज होती भी देखने को मिल नहीं रही है। तो सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ ऑफ 2% मतलब बहुत ही खराब नंबर है, और ये तो एक पॉइंट ऑफ टाइम पे नेगेटिव भी चला गया था। अगर आप देखोगे पिछले साल FY24 में तो ये नंबर नेगेटिव भी था। अगर आप उससे पहले का देखोगे, FY23 में 35% के आसपास का सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ कर रहे थे, उस टाइम ये बहुत बढ़िया कंपनी था। बट FY25 में अगर आप 1% का सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ लेके आओगे, अभी जो 2% है वो Q4 का है, फुल ईयर बेसिस पे देखोगे 1% का ही है। 1% का सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ से तो कैसे बात बनेगी? इतना तो आपने इन्फ्लेशन को ही बीट नहीं किया। देखो, इन 4% का इन्फ्लेशन है, 4% के इन्फ्लेशन में अगर आप 5-6% का ग्रोथ लेके आते हो, तब वो आप सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ 10% पे पहुंचोगे। तो उतना तो मैंडेटरी है, उससे कम में तो आप काम ही नहीं चला सकते। अभी तो आप ये कहना चाह रहे हो कि पिछले साल हमारे पास जितना ऑर्डर आया था उससे कम ऑर्डर आया, कि पिछले साल अगर इन्फ्लेशन हटा के बात कर रहे हैं कि भाई 4-5-6% का तो इन्फ्लेशन का कॉस्ट आ गया होगा ना, तो वो 6% अगर हम हटा दें
तो आप ये कहना चाह रहे हो कि पिछले साल हमने इन्फ्लेशन एडजस्टेड ₹1,00,000 का सेल किया था, इस बार हमने इन्फ्लेशन एडजस्टेड शायद 94-95,000 का ही सेल किया है। तो कोई अच्छा नंबर तो है नहीं। मतलब आप अपने स्टोर को धीरे धीरे घाटे में लेके जा रहे हो एक तरीके से। तो यही कहानी बन रही है। अगर आप इसको ये बहुत लंबे समय तक सस्टेन करता है तो ठीक है, तो अच्छे नंबर तो नहीं है, बट हाँ आपको इंप्रूवमेंट लाने की यहाँ पर जरूरत है। चलिए, अगर हम बात करें इनके मार्केट शेयर के बारे में, तो इनका मार्केट शेयर भी कुछ खास बढ़ा नहीं, वही 8% के आसपास का मार्केट शेयर मेंटेन रहा। और अगर हम इनके स्टोर काउंट के बारे में बात करें, तो इनके जो ईबी एक्सक्लूसिव ब्रांड आउटलेट्स जो हैं वो 776 हैं। लार्ज फॉर्मेट स्टोर था 2386, 2386, और करीबन करीबन इनका 8-9% के आसपास का एक्सपेंशन रेट है। 9% का एक्सपेंशन रेट, 1% का सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ, 13% का रेवेन्यू ग्रोथ, नॉट ग्रेट नंबर्स टू हैव, especially in this category, in this market where companies are growing upwards of 50%. आप उस कैटेगरी में आके 12-13% का ग्रोथ दिखाओगे, नॉट एक्सेप्टेबल, मतलब बहुत खराब चीज है। ऊपर से इनके साथ चक्कर क्या है, ये सस्ता स्टोर भी नहीं खोल सकते, इनको महंगी लोकेलिटी में जाकर स्टोर खोलना पड़ता है। तो इनके साथ ये प्रॉब्लम भी है, क्योंकि आप मतलब अफोर्डेबल कंज्यूमर को तो कैटर ही नहीं करना चाह रहे ना, आप मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, हायर क्लास को कैटर करने की कोशिश कर रहे हो। तो आप कोई छोटी मोटी दुकान तो खोल नहीं सकते, आपको शायद शहर के सबसे प्रोमिनेंट जगह पे सबसे बड़े मॉल में सबसे बड़ी दुकान खोलनी पड़ेगी। तो सबसे बड़े मॉल में सबसे बड़ी दुकान खोलने के लिए तो पैसा चाहिए ना, तो वो पैसा इनके पास है नहीं। और वही इनके लिए प्रॉब्लम बन रही है कि आपको खर्चा बहुत ज्यादा करना पड़ रहा है और उस खर्चे पे रिटर्न नहीं मिल पा रहा। अगर आप इनके देखोगे 400 से 600 स्क्वायर फीट का इनका एवरेज स्टोर साइज है, तो उसका पेमेंट करना पड़ता है, और उसके साथ उस हिसाब की आपकी ग्रोथ आ नहीं रही है। तो आपको आपका रेट ऑफ एक्सपेंशन भी कम करना पड़ा कि भाई पहले अगर आप 50 स्टोर, 60 स्टोर या 20% का एक्सपेंशन करते थे अपने स्टोर काउंट में, तो आपने उसको घटा के 10% का ही कर दिया। तो यहाँ पर हर तरफ से प्रॉब्लम ही हमें देखने को मिल रही है। चलिए, ये चीज भी हो गया। अगर हम देखें, कंपनी प्लान करती है 120 to 130 नए स्टोर्स ऐड करने का, और अगर आप वो देखोगे तो कोई खास नंबर नहीं है। आप देखो इनके लगभग लगभग 3000 स्टोर है, 3000 स्टोर में आपने 100 स्टोर ऐड करने के बारे में बात कर रहे हो, तो 3% स्टोर काउंट ग्रोथ, 3% ग्रोथ इज नॉट एक्सेप्टेबल, मतलब बेकार नंबर है। तो यहां से तो बात बनेगी नहीं। चलिए, कुल मिला के यही थी कहानी। हमने 4 कंपनियों के बारे में बात कर लिया। ग्रोथ दिखाने वाली कंपनी एक ही मिली हमें कि भाई स्टाइल बाजार अच्छा काम कर रहा है, अच्छे रेट पे ग्रो कर रहा है, आगे का गाइडेंस भी अच्छा है। गो फैशन के साथ हालत पहले भी खराब थी, आगे भी कोई बहुत खास उम्मीदें लग नहीं रही है, अनलेस एंड अनटिल हमारा इकोनॉमी बहुत तगड़ी तरीके से पिकअप कर जाता है, हमारा जो मिडिल क्लास है उसके पास और ज्यादा पैसा बचने लगता है, तो कोई अलग सिनेरियो हो सकता है, बट वो हमें इस क्वार्टर में तो होता हुआ देखने को मिला नहीं। वी मार्ट हमारा अच्छा रिकवरी कर रहा है कि भाई एक लॉस मेकिंग एंटिटी से आप प्रॉफिटेबल बने, आपने अपने मार्जिन को एक्सपांड किया, आप ठीक ठाक गाइडेंस देके चल रहे हो, इंडस्ट्री एवरेज के आसपास का आप ग्रोथ लेके आ रहे हो, आप इंडस्ट्री लीडिंग ग्रोथ नहीं कर रहे, इंडस्ट्री एवरेजेस के आसपास आप काम कर रहे हो। ट्रेंड में हमें प्रॉब्लम देखने को मिली कि भाई पहले आप ज्यादा रेट पे ग्रो कर रहे थे, अब आपका पेस ऑफ ग्रोथ नीचे आ गया, तो वो हमेशा से एक प्रॉब्लमेटिक पार्ट रहा ही है। तो चलिए, मोटा मोटी यही थी कहानी। हम 4 कंपनी आज कवर कर ली, अभी के लिए तय करते हैं। थैंक यू।